गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो अपने बात कर रहे थे आईपीएम, और आईपीएम तो हो गया था कंप्लीट। उसके बाद में कुछ अपने ऐसे इक्विपमेंट्स है जो आपके एग्रीकल्चर में पेस्ट मैनेजमेंट में काम में लिए जाते हैं। तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे अपने, और उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। तो इक्विपमेंट में दो टाइप के इक्विपमेंट जनरली अपने इंसेक्टिसाइड्स के या कोई भी केमिकल अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसके लिए दो इक्विपमेंट काम में आते हैं। एक तो आते हैं डस्टर और एक आते हैं स्प्रेयर। डस्टर किस काम आते हैं और स्प्रेयर किस काम आते हैं? हाँ, डस्टर तो कोई सॉलिड फॉर्म में, अगर मान लो ग्रेनुलर फॉर्म या पाउडर फॉर्म में कोई इंसेक्टिसाइड डायरेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए डस्टर का यूज होता है। और स्प्रेयर का यूज होता है कि कोई लिक्विड फॉर्म में अगर कोई अपने सॉल्यूशन बना के किसी का स्प्रे करना है तो उसके लिए अपने क्या काम लेते हैं? स्प्रेयर को काम में लेते हैं। डस्टर में कोई अपने ऐसा नहीं है कि अपने इसके अंदर डस्टर में क्या चीजें आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, लेकिन स्प्रेयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डस्टर के अंदर तो आपको ज्यादा, एक तो डस्टिंग का टाइम आपको पता होना चाहिए, जो पहले मैंने आपको बताया था मॉर्निंग टाइम। पता नहीं है मतलब मॉर्निंग का टाइम बताया था ना, अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर, यानी 9 बजे से पहले पहले के आसपास अपने डस्टिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मौसम थोड़ा सा शांत रहता है, हवा नहीं चलती और मॉइस्चर रहता है प्लांट्स के ऊपर, और बेनिफिशियल इंसेक्ट या पोलिनेटर्स होते हैं वो उस टाइम एक्टिव नहीं रहते, तो उनके ऊपर भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आता। और हवा नहीं चलने के कारण ड्रिफ्ट हजार्ड्स होते हैं वो नहीं होंगे, है ना। जैसे आप जहां कीटनाशी डालना चाहते हैं वहीं गिरेगा, इस हवा में इधर उधर नहीं उड़ेगा। तो ये चीजें अपने देखते हुए डस्टिंग का सूटेबल टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स ही होता है। वहीं अगर बात करें स्प्रेयर की, तो स्प्रेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो स्प्रे कई टाइप के होते हैं। एक तो स्प्रेयर इक्विपमेंट की बात करें, एक स्प्रे पैटर्न की बात करें, वो भी कई टाइप के होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखिए अपने जो हाई वॉल्यूम स्प्रे होता है उसमें क्या होता है, लो वॉल्यूम में क्या होता है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम में क्या होता है। इसमें आपको क्वांटिटी पूछ लेते कई बार कि जो अपने फ्लूइड लिक्विड होता है जो अपने स्प्रे कर रहे हैं तो वो कितनी क्वांटिटी के अंदर काम आता है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम किसको बोलेंगे, लो वॉल्यूम किसको बोलेंगे, और हाई वॉल्यूम स्प्रेयर किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हाई वॉल्यूम स्प्रे की बात करें तो ये 400 लीटर पर हेक्टेयर अगर आप कोई भी अपने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, अपने हाई वॉल्यूम स्प्रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें, अपने कोई भी पेस्टिसाइड है उसको, ये वाला बंद करो, बंद ही कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं चलाना, पंखा तो नहीं चलाना, लेकिन बोर्ड भी बंद नहीं करना। ये वापस ओपन होगा, टाइम लगेगा। एंटीकोगुलेंट्स हिंदी में थक्कारोधी, बिल्कुल सही बात है मनोज कुमार। हाँ, कब बताया था? कल। ऑफलाइन तो किसी ने नहीं बताया, थक्कारोधी बोला था, गूगल पे तो वही होगा। मैं तो देख रहा था कि क्लास से जुड़े रहते हैं क्या बच्चे घर जाने के बाद, इसलिए मैंने बोला सर्च करके आना भी, किस किसने घर जाके देखा। कब दिया था? अच्छा, ऑनलाइन में दिया था। हाँ, कब बोला? मैंने सुना ही नहीं ना, सुनता तो मैं गलत क्यों करता। हाँ, तो मैंने सुना नहीं होगा ना, ये हो सकता है। हाँ, तो एंटीकोगुलेंट्स का मतलब वही होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। ये मतलब इससे क्या होता है, जब इन केमिकल्स को जो चूहे खाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अपने स्प्रेयर की बात करेगी, स्प्रेयर कितने टाइप के, स्प्रे कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और अल्ट्रा लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम में अगर आप स्प्रे फ्लूइड यूज ले रहे हैं 400 लीटर से ज्यादा पर हेक्टेयर तो उसको क्या बोलते हैं, हाई वॉल्यूम। लो वॉल्यूम बोलते हैं जब 5 लीटर से लेके 400 लीटर तक का अगर फ्लूइड काम में ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं लो वॉल्यूम। वहीं अगर बात करें अल्ट्रा लो वॉल्यूम, तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम में लगभग अपने अप टू 5 लीटर पर हेक्टेयर आपको अगर लिक्विड की जरूरत पड़ रही है तो उसको अल्ट्रा लो वॉल्यूम बोलते हैं। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में बेसिकली जो 100% इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में उनका सॉल्यूशन नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट जो कंसेंट्रेशन मार्केट में आती है उसी फॉर्म में उसको स्प्रे किया जाता है, तो वो अपने
उसकी डोज रहती है वो 5 लीटर पर हेक्टेयर से कम रहती है, फ्लूइड की, लिक्विड की डोज की बात कर रहे हैं, तो वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम के अंदर आएंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्प्रेयर की बात करें तो जैसे हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, लो वॉल्यूम स्प्रेयर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अब ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, इनको स्प्रे करने के लिए, इतनी क्वांटिटी में पर हेक्टेयर स्प्रे करने के लिए आपको कौन कौन से सूटेबल स्प्रेयर या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच स्प्रेयर यूज फॉर हाई वॉल्यूम स्प्रेयर और विच फॉर यूज फॉर लो वॉल्यूम स्प्रे। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की बात करें तो यहाँ पर नैपसेक स्प्रेयर आता है, फुट स्प्रेयर आता है और रोकर स्प्रेयर आता है। ये सभी के से हाई वॉल्यूम स्प्रेयर होते हैं, ठीक है। नैपसेक स्प्रेयर आपने सभी ने देखा जो बैक साइड में लगा है ना। फुट स्प्रेयर होता है, फुट मतलब पैर से चलने वाला होता है, फुट स्प्रेयर होता है वो पैर से चल। और रोकर स्प्रेयर होता है, ये भी हैंडल होता है, लेकिन इसका हैंडल होता है वो थोड़ा अपने लंबा हैंडल होता है, लेकिन इसको भी जमीन पे रख के चलाया जाता है, ऐसा नहीं कि पीछे, है ना, पीछे रख के तो अपने नैपसेक स्प्रेयर को चलाते हैं। इनके बारे में देखें अपने वन बाय वन एक बार। तो इसमें अगर देखें अपने, तो उसमें नेक्स्ट आता है अपनी लो वॉल्यूम स्प्रेयर की बात करें तो इसमें पावर स्प्रेयर आता है और मिस्ट ब्लोअर आता है ना। ये लो वॉल्यूम स्प्रेयर के फॉर्म में यूज होते हैं। और उसके बाद में एक आता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर आता है, जिसको एसपी मॉडिफाइड मिस्ट ब्लोअर या नैपसेक स्प्रेयर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोडाइन स्प्रेयर इसके अंदर आता है। इसके क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में पूछा गया था इलेक्ट्रोडाइन स्प्रेयर का कि ये इनमें से अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर कौन सा है, तो वो एग्जाम्पल में ये ऑप्शन में आपके था। उसके बाद में था रोकर स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ट्री और टॉल फील्ड क्रॉप्स, यानी ज्यादा हाइट की फील्ड क्रॉप्स होती है। ये भी आपके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि ज्यादा हाइट की जो क्रॉप होती है या जो ऑर्चार्ड्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप होती है, उनके अंदर अगर आपको केमिकल स्प्रे करना है तो उसके लिए कौन सा स्प्रेयर सूटेबल रहता है, तो उसके लिए फिर अपने रोकर स्प्रेयर और फुट स्प्रेयर का यूज किया जाता है। कारण कि इनके अंदर जो फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर डलता है वो प्रेशर ज्यादा होता है, लगभग 17 kg पर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर इंक्रीज होता है, ये अपने प्रेशर डाला जाता है इसके ऊपर। वहीं अगर बात करें जैसे नैपसेक स्प्रेयर या अदर स्प्रेयर होते हैं, इसके अंदर लगभग 3 to 4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर ही प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, जो लिक्विड है जब फ्लूइड आप स्प्रे कर रहे हैं वो कम दूरी क्या करता है। वहीं अगर बात करें हाई प्रेशर से छोड़ेंगे उसको तो वो ज्यादा दूरी तक अपने स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि रोकर स्प्रेयर और फुट स्प्रेयर का यूज ज्यादा हाइट वाली क्रॉप या ऑर्चार्ड्स होते हैं उनके अंदर स्प्रे के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि हाई जो ज्यादा हाइट वाली या अपने ज्यादा जो ऑर्चार्ड्स या फ्रूट क्रॉप्स होती है, फ्रूट भी होते हैं, उनके ऊपर अगर केमिकल स्प्रे करना तो उसके लिए आप नैपसेक स्प्रेयर से नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी दूरी तक केमिकल स्प्रे नहीं कर सकता, इतनी हाइट तक। लेकिन वहीं अगर बात करें रोकर स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर की तो इनका यूज आप कर सकते हैं, हाइट ज्यादा हाइट के ऊपर भी स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नोजल्स की, तो स्प्रेयर का जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नोजल होता है। तो बात करें स्प्रेयर की, तो स्प्रेयर की अगर बात करें अपने, तो स्प्रेयर के अंदर मुख्य मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नोजल होता है। नोजल की अगर बात करें तो नोजल एग्जाम में कई बार सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है कि स्प्रेयर का मेन पार्ट कौन सा है, तो बोलेंगे नोजल। लेकिन नोजल कितने टाइप के होते हैं और किस किस फॉर्म में यूज आते हैं, कौन से लिक्विड के लिए कौन से टाइप का नोजल काम में आता है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने से पहले जो अभी तक की कहानी पड़ी उसको देखें। तो ये डिफरेंट टाइप के नोजल्स होते हैं, फ्लैट फैन नोजल होता है, होलो कॉन नोजल होता है, जेट नोजल होता है, सॉलिड कॉन नोजल होता है। डिफरेंट टाइप्स के नोजल होते हैं। नोजल कहाँ लगते हैं और कौन कौन से स्प्रेयर के पार्ट होते हैं उसको अगर देखें अपने, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे नैपसेक स्प्रेयर है। अब इस नैपसेक स्प्रेयर के अंदर देखें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, नोजल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नोजल। लेकिन इसके अलावा अदर पार्ट देखें तो यहाँ पर आता है टैंक, टैंक आता है। टैंक की कई बार कैपेसिटी एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखनी कितनी होती है, 10 to 16 लीटर होती है। कितनी होती है, 10 to 16 लीटर, 10 से 16 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज तो यही होता है, बाकी तो जिसकी जितनी क्षमता उठा सकते हैं। बाजार में 30 लीटर का भी मिलता है, लेकिन आजकल नहीं मिलता, पहले मिलता था, क्योंकि आजकल 30 लीटर उठता ही नहीं है ना। तो 15-20 लीटर का वही है कि 10 से 16 लीटर की स्टैंडर्ड साइज इसका रहता है टैंक का, कि इसकी अपने फ्लूइड फिलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो 10 to 16 लीटर होती है। उसके अलावा अगर इसके अंदर देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर एक पंप लगा हुआ है। पंप क्या काम करता है, ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है अंदर इसके भरा हुआ, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर डालता है। उस प्रेशर के कारण लिक्विड पंप से होता हुआ किसमें आता है, इस पाइप के अंदर, जिसको बोल रहे हैं रबर की पाइप होती है, उसको होज बोलते हैं। उसके बाद में इस होज से होता हुआ ये अपने लिक्विड कहाँ आता है, अपने आगे ट्यूब जुड़ी होती है, लांस बोलते हैं उसको। ये स्टील या कॉपर की ट्यूब होती है,
ठीक है। लेकिन इन रबर की और स्टील की, कॉपर की ट्यूब के बीच में यहाँ पर एक जुड़ा होता है कट ऑफ वाल्व, जो क्या करता है इस फ्लो को रोकने या चालू करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये लांस वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लांस के साथ में आगे क्या जुड़ा हुआ है, नोजल। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लांस और नोजल के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। अब ये एंगल क्यों जरूरी है, ये एंगल क्यों जरूरी है कि नोजल को एकदम सीधा क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? हाँ, इसके लिए यहां से थोड़ी पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे। क्रॉप नीचे होती है तो आप क्या ऊपर करके डालोगे? वो भी तो ऐसे स्पेस ही होगा। इसका बेसिक लॉजिक रहता है, वो रहता है कि इसके कारण आप जो अपने प्लांट है, प्लांट की लोअर सरफेस या लीव्स की लोअर सरफेस पे भी इजीली स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या होता है, एंगल लिए होता है इसे, है ना, क्योंकि बेसिकली जो सेप्सकिंग इंसेक्ट है, मैक्सिमम इंसेक्ट आप देखते हैं वो लोअर सरफेस पे ज्यादा रहते हैं, है ना, लोअर सरफेस पे सेप्सक करते हैं, तो वो अपने लीव्स की लोअर सरफेस के अंदर आपको स्प्रे करने के लिए वो थोड़ा एंगल ऐसे रहता है, तो उससे लोअर सरफेस पे अपने प्लांट की लीव्स की लोअर सरफेस पे स्प्रे करने में इजी रहता है। तो ये नोजल लांस के साथ में कितने डिग्री के एंगल पे, तो 120 डिग्री के एंगल पे जुड़ा रहता है। अगर इसके अंदर देखे आपसे पंप का पूछ ले कि पंप में कितना प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो ये अपने 3 to 4 kg स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, यानी इतना प्रेशर अपने इस लिक्विड के ऊपर इस पंप से डाला जाता है। अब अगर आपको ज्यादा हाइट वाली क्रॉप पे स्प्रे करनी है तो फिर आपको इतने प्रेशर से काम नहीं चलेगा, ये प्रेशर होगा लगभग 17 kg के आसपास, तब जाके वो इतनी हाइट पे। इसके लिए जो स्प्रेयर काम में आते हैं, उसमें आता है रोकर स्प्रेयर और उसमें आता है फुट स्प्रेयर। रोकर स्प्रेयर की अगर बात करें तो रोकर स्प्रेयर में तो हाथ से ही चलता है, इसको जमीन पे रखा जाता है, इसमें टैंक नहीं होता अलग से, है ना, इसके लिए आपको बकेट रखनी पड़ेगी और उसके अंदर सॉल्यूशन भरा जाता है, और उसके अंदर फिर एक जो ये वाला पार्ट है ये किस में डाल दिया जाता है, उस बकेट में डाल दिया जाता है, और दूसरी साइड ये पूरी यहाँ से ये बीच में आ गया पंप, और इस पंप के साथ में ये क्या लगी हुई है, पूरी ट्यूब लगी हुई है, ये आगे फिर लांच से जुड़ी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये पंप इस हैंडल से इसको चलाया जाएगा, जमीन पे रखा और इस हैंडल से चलाएंगे, जिसके कारण क्या करेगा, ये बकेट से सॉल्यूशन उठाएगा, पंप से प्रेशर के साथ में किसमें छोड़ेगा, इस अपने होज से होता हुआ लांस के थ्रू नोजल से स्प्रे करेगा। तो इसको क्या करते हैं, ज्यादा हाइट वाली क्रॉप होती है जो ऑर्चार्ड्स होते हैं वहां पर स्प्रे करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये तो गया रोकर स्प्रेयर। सेम ये का यही पंप यही रहेगा, बस मैकेनिज्म होगा इसका, जो पंप करने का वो हाथ से छोड़ के किससे होगा, फुट से होगा, तो उसको बोलेंगे फुट स्प्रेयर। मतलब इसमें आपको हैंडल वो वैसे ही नहीं दिखेगा जैसे उसमें हैंडल है, उसमें यहाँ पर आपको ये वाला दिख रहा है पेडल दिखेगा, इसमें इस पेडल को पंप से ऐसे चलाया, मतलब फुट से ऐसे चलाया जाता है, पैर से उसको दबा दबा के, जैसे कई बार गाड़ियों में देखा होगा हवा भरने के लिए जो पंप आते हैं पैर से दबाते हैं उसको, सेम फंक्शन ये होता है ना, तो इसको पैर से चलाया जाता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें भी यहाँ बकेट होगी, बकेट के अंदर ये अपने ट्यूब डाल देते हैं यहाँ से, इससे क्या होगा, बीच में ये पूरा पंप है, ये पंप क्या करेगा, यहाँ से लिक्विड उठाएगा, प्रेशर के साथ में होज में छोड़ेगा और यहाँ से ये होता हुआ अपने नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं क्या, फुट स्प्रेयर। मतलब पैर से चलने वाला तो फुट स्प्रेयर, हाथ से चलने वाला रोकर स्प्रेयर। दोनों का ही मैकेनिज्म एक ही है, एक ही फंक्शन होता है, और जनरली ज्यादा हाइट वाली या ऑर्चार्ड्स होते हैं उन पे स्प्रे करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो रोकर स्प्रेयर और फुट स्प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मिस्ट ब्लोअर होता है, ये इस टाइप का होता है, इसमें इंजन लगा होता है, इंजन के साथ में यहाँ ऊपर लिक्विड भरा जाता है, और ये क्या होते हैं, जो अल्ट्रा लो, ये अपने लो वॉल्यूम स्प्रेयर है एक टाइप का, जो कम क्वांटिटी के अंदर कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। जनरली ये आपने देखा होगा फॉगिंग में भी काम में आता है, फॉगिंग जैसे आपने देखा है कॉलोनी के अंदर कई बार मच्छरों को मारने के लिए वो करते हैं, फॉगिंग करते हैं, उसमें भी इसी का यूज होता है वो, ना। और इसी के साथ में इलेक्ट्रोडाइन स्प्रेयर आता है, ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, मान लो कोई 5 लीटर से भी कम क्वांटिटी में कोई स्प्रे फ्लूइड एक हेक्टेयर में स्प्रे करना है तो फिर इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोडाइन स्प्रेयर होता है वो किस टाइप का, तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर होता है ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर होते हैं, और इन डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर के साथ में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, नोजल होते हैं। तो ये नोजल का यूज क्या क्या होता है, अलग अलग टाइप के नोजल है, इनका क्या क्या यूज होता है। हर एक इंसेक्टिसाइड या कोई भी केमिकल स्प्रे करने के लिए डिफरेंट टाइप के नोजल्स यूज होते हैं। तो उन नोजल्स की अगर बात करें तो ये नोजल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, होलोकॉन, फ्लैट फैन, सॉलिड कॉन। लेकिन अगर ये तीनों की अगर बात करें, इसको बोलते हैं ट्रिपल एक्शन नोजल, यानी कुछ इस टाइप के भी नोजल आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड कॉन, होलोकॉन और जेट टाइप, तीनों टाइप के नोजल एक साथ होते हैं उसके अंदर। यानी ऐसा नोजल आता है जिसमें तीनों टाइप के नोजल के फंक्शन होते हैं, है ना। उसको आप मॉडिफाई करके उसके अंदर अपने कुछ अपने मैन्युअली उसमें चेंज करके और उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी नोजल आपने काम में लेना है उसे एक नोजल से ही आप डिफरेंट टाइप की स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है,
अगर होलोकोन नोजल होगा, होलोकोन का मतलब होता है वैसे खोखला शंकु बोलते हैं इसको। खोखला शंकु मतलब ये स्प्रे करता है तो इसमें क्या होता है, स्प्रे ऐसे राउंड में की जाती है, बीच में खाली स्पेस रहता है ना, होलोकोन बोलते हैं उसको। इससे क्या होता है कि स्प्रे फ्लूइड होता है वो कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है ना। इट इज यूज फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को स्प्रे करने के लिए काम आता है वो होलोकोन नोजल काम आता है। वहीं अगर बात करें फ्लैट फैन नोजल आता है, इट इज यूज फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, है ना। जो वीड्स में क्या होता है, फ्लैट फैन नोजल क्या करता है, जो स्प्रे फ्लूइड है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर स्प्रे करता है। ये तो क्या कर रहा था, क्वांटिटी कम यूज ले रहा था, तो बेसिकली इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के लिए काम में लेते हैं। वीडीसाइड में अपने को पता है कि फ्लूइड या घोल है वो ज्यादा गिरना चाहिए पौधे के ऊपर, पूरा पौधा भीग जाना चाहिए, तो इसके लिए फिर क्वांटिटी ज्यादा स्प्रे करनी पड़ेगी। उसके लिए जो नोजल काम में आएगा वो कौन सा आएगा, फिर फ्लैट फैन नोजल आएगा। कितनी क्वांटिटी स्प्रे करनी है ये कौन डिसाइड करता है, ये नोजल ही डिसाइड करता है। नोजल के थ्रू ही वो क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, यानी फ्लूइड कितनी मात्रा में पौधे पर गिरना चाहिए कौन नियंत्रित करेगा, नोजल ही नियंत्रित करेगा। तो फ्लैट फैन नोजल होता है ये वीडीसाइड के लिए काम में आता है। इसी प्रकार से सॉलिड कोन नोजल की बात करें तो ये स्पोर्ट्स स्प्रेइंग के काम आता है। स्पोर्ट्स स्प्रेइंग मतलब स्पोर्ट्स स्प्रेइंग किसको, हाँ एक पर्टिकुलर जगह या कई बार क्या करते हैं रूट जोन्स के अंदर, अपने रूट जोन के अंदर कुछ केमिकल डालना हो प्लांट के रूट जोन के अंदर, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं अपने प्लांट के साथ में सॉइल के अंदर अगर इंसेक्टिसाइड देना तो उसके लिए फिर क्या करते हैं अपने सॉलिड कोन नोजल का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के नोजल होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है। लेकिन एक नोजल ऐसा भी है जिसमें ट्रिपल एक्शन नोजल बोलते हैं कि इसमें तीनों काम होते हैं, तो इसके लिए आप इसमें सॉलिड कोन, होलोकोन और जेट नोजल तीनों का यूज इसके अंदर किया जाता है। कई बार अपने जो फ्लैट फैन नोजल होता है उसको जेट नोजल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के नोजल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यही अपने कोई भी स्प्रेयर होता है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है, नोजल। ये भी सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आता है कई बार कि कोई भी स्प्रेयर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो नोजल। और कोई भी स्प्रेयर है उससे कितना फ्लूइड कितनी क्वांटिटी में स्प्रे होगा ये भी कहां से कंट्रोल होता है, नोजल से ही कंट्रोल होता है। और अगर इसकी आपसे कैपेसिटी पूछ ले नैपसेक स्प्रेयर की कितनी होती है, 10 to 16 लीटर पर हेक्टेयर होती है। ये सॉरी अपने पर टैंक, एक टैंक के अंदर इतना सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है। और एंगल की बात करें, लांच और नोजल के बीच का एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये नोट कर लो। इसके पहले क्या था, ये वाला, ये तो नोट कर लिया ना। किसमें, इसके अंदर डाल दो इक्विपमेंट्स यूज फॉर इन प्लांट प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट्स यूज इन प्लांट प्रोटेक्शन। डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स बात कर रहे हैं अपने, जिसमें डस्टर आते हैं और स्प्रेयर आते हैं। डस्टर के बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्प्रेयर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज शीट सोल्व की क्या हमने, लाओ दिखाओ इधर, तो शीट दो एक बार, कितना क्या सोल्व किया कि नहीं किया। आंसर की में, आंसर की में करना भी नहीं है ना, आंसर की तो आपको वैसे बाद में करेक्ट करनी है। ये अच्छी बात है कि आपने आंसर की में नहीं चेक किया, नहीं तो कुछ बच्चे सीधे आंसर की चेक करते हैं बाकी बीच में देखते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि जो सर ने क्वेश्चन दिया इजी इट इजी आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करके, ऐसा क्यों, नहीं तो 10 ही की है ना, 10-12 की नहीं, कहीं टिक नहीं कर रखे ना आपने, इसलिए बोल रहे हैं। बीच बीच में दो हर पेज पे दो क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। इधर वाले पेज पे है ना, हाँ सर को क्या पता चलेगा बोले। हो गए कंप्लीट 240,
मतलब कल कुछ नहीं किया मतलब? अभी एक्सरसाइज शीट किसके पास नहीं है? ऐसे बच्चे जिनके पास एक्सरसाइज शीट नहीं हो, संडे को टेस्ट होगा क्या? नहीं होगा? हाँ, अभी तक तो नहीं है, बाकी होगा तो बता देंगे। कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन शुरू में? हाँ, इसमें ऑर्गेनिजम्स का नाम नहीं दे रखा ना। अगर इसमें अगर बुक लंग्स को देखे तो वो तो स्कॉर्पियंस के अंदर होता है सिर्फ, और ट्रेकिया की बात करें वो स्पाइडर और माइट के अंदर होता है, तो लिख लेना इसमें, है ना। हाँ, एरेक्निडा में दोनों आते हैं, तो इसमें आप लिख लेना, है ना। इसमें आंसर क्या जा रहा है? बुक लंग्स जा रहा है? नहीं, पीछे आंसर की में बुक लंग्स जा रहा है ना, तो बुक लंग्स जा रहा है तो इसमें एरेक्निडा ब्रैकेट में स्कॉर्पियंस कर लेना, तो वो सही हो जाएगा। हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है भैया आपके पास? ऑनलाइन वाले बच्चों के पास शीट नहीं है। शीट होगी भैया, मिलेगी आपको। नहीं मिल रही तो आपको मोबाइल नंबर दे के उस पर कॉल करो, आपको मिलेगी। वही ऐप में अपलोड, आपको मिल नहीं रही, वो बता देंगे कहाँ पड़ी हुई है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट एक बार दोबारा बताएं। फ्लूइड रिक्वायरमेंट मतलब आपको कितने गोल का स्प्रे करना है ना। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनको कम क्वांटिटी के अंदर स्प्रे करना होता है ना। कंसंट्रेशन होती है उनकी हाई रखी जाती है। जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी उसका अपने रिक्वायर्ड जो फ्लूइड होगा उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, ये अपने कम रहेगी। तो इसके लिए जैसे अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे है, जैसे 5 लीटर से कम अगर आपको कोई गोल 1 हेक्टेयर में जरूरत पड़ रही है तो उसको अल्ट्रा लो वॉल्यूम बोलते हैं। 1 हेक्टेयर में स्प्रे करने के लिए अगर 5 लीटर से लेके 400 लीटर तक की जरूरत पड़ रही है तो फिर उसको क्या बोलते हैं? लो वॉल्यूम बोलते हैं। और 400 लीटर से भी ज्यादा 1 हेक्टेयर में स्प्रे करने के लिए कोई केमिकल की जरूरत पड़ रही है तो उसको बोलते हैं अपने हाई वॉल्यूम। तो ये तो फ्लूइड क्वांटिटी यानी कितने मात्रा में। परसेंटेज समझ में नहीं आया। परसेंटेज तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं भैया। परसेंटेज कहां से आ गया मनोज कुमार? लीटर पर हेक्टेयर लिखा हुआ, वो परसेंट नहीं है। मतलब 1 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए कितने गोल की आवश्यकता होगी वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। 400 लीटर से ज्यादा गोल की आवश्यकता होगी तो हाई वॉल्यूम बोलेंगे, 5 से 400 लीटर की आवश्यकता होगी लो वॉल्यूम, और 5 से कम होगी तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम। तो ये परसेंट नहीं है, मात्रा दे रखी है लीटर के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन में कोई गलती नहीं मिली आपको? सॉल्व किया तब मिली है? इसको गोला किया कहीं तो कहां लिखा? वो भी दिमाग में ही है क्या? आप बच्चे सब प्री पीजी की तैयारी के लिए या डब्ल्यू की? प्री पीजी की। इतना लेट जागे आप? 200? Bagging of fruit with polythene cover is done to avoid damage from fruit skin moth। तो और क्या आएगा? फ्रूट फ्लाई क्यों आएगी? किसमें? इसमें कुछ नहीं लग रहा। हाँ, तो वो सही कर लेना। ऐसे नहीं लगाना ना। पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर मतलब होता है जिसमें इंसान का कोई खासा रोल होता नहीं है,
लाइट से, बैटरी से चलने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं पावर ऑपरेटेड, या जो ट्रैक्टर से चलने वाले, कुल मिला के इंजन का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है उसमें, उसको पावर स्प्रेयर बोलते हैं। आपने पहले ऑनलाइन ले रखा था कोर्स? ले रखा था? किस किसने ले रखा था आपने? अलग अलग कॉलेज से जाएगा आप सब? आप कौन से? सब RNT से? पांचों ही? थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है? कंप्लीट, पास आउट, चल रहा है अभी रनिंग में? तो आप तो RNT में यही रहते थे, इतने लेट कैसे आए फिर, जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे इतने दिन? रावे कंप्लीट हो गया अब ना, अब फ्री हो एकदम, अब चला है, और अब तुम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा। पहले एग्जाम चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑनलाइन भी एक्सेस भी ले लेना फिर साथ में, है ना? ऑनलाइन ले रखा है कि इसका ले रखा है ऐप का? तो ऑनलाइन लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अभी तक अपने लगभग एंटो का कोर्स तो कंप्लीट ही मानो, है ना? तो वो अब क्लासेस बैकअप लेना है तो उसके लिए ऑनलाइन लेना पड़ेगा आपको, तो वो ऑनलाइन ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऐप के अंदर पड़ी है, वो आपको देखनी है। और नोट्स आपको जहाँ से फोटोकॉपी करवाओ, चाहे वो विंडो से पूछना, कौन सी विंडो से, 1 नंबर विंडो पे पूछना कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आपको बता देंगे नोट्स थ्योरेटिकल कहाँ से मिलेंगे, और एक्सरसाइज शीट भी वहाँ से ले लेना, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो नोट्स पढ़ना नहीं समझ में आए तो उसके लिए जो ऑनलाइन ऐप के ऊपर इन्हीं क्लासों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो देखना, वो भी नहीं समझ में आए तो फिर क्लास में पूछ लेना। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करके, जैसे दिवाली का टाइम है ना, तो 10 दिन इनको वेस्ट नहीं करना, कोशिश करके जो भी कोचिंग में इन 5-7 दिन में पता कर लेना कि कितना सिलेबस हो चुका है, कौन से टॉपिक कितने हो गए, उनके नोट्स सब दिवाली पे छुट्टी हो उससे पहले कंप्लीट होने चाहिए आपके, ताकि आप उन 10 दिन में उनका रिविजन कर सको, ताकि दिवाली के बाद में वापिस आओ तो आप इसी क्लास के साथ कंटिन्यू अच्छे से समझ में आए आपको। नहीं तो क्या होगा, जैसे बीच में स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना, समझ में कम आएगा। ऐसे घबराना नहीं है, हाँ, कि समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक क्लास में आई नहीं अपने, अब बीच में आके ज्वाइन किया तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको इतना ही काम करना है कि पुरानी क्लासेस को देखना है, वो क्लासेस अलग से ऐसी नहीं है कि रिकॉर्ड की हुई, इन्हीं क्लासों को अपलोड किया गया वहां, तो आपको वहां से देखना पड़ेगा। कॉर्डोटनल ऑर्गन इज रिलेटेड टू, हियरिंग ऑर्गन होता है भैया, सुनने के काम में आता है, जॉन्स्टन ऑर्गन। बाकी तो कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है? बातें नहीं भैया, बातें नहीं, बातें नहीं। तुम्हारे दोनों क्या है, 2 दिन हो गए, क्या चक्कर चल रहा है कोई तुम्हारा? क्या समस्या क्या है इस? तो तू खड़ा हो पहले यहाँ से, तू खड़ा हो जाए यहाँ से, तुम गलत लाइन में जा रहे हो मेरे को लग रहा है। तू पढ़ने वाला बच्चा है, वो ऐसे बदमाशी करता है ज्यादा, तू पीछे जाके बैठ, इसलिए इसके पास बैठता है कि तुम ये ज्ञान देता है तेरे को, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, इधर बैठ जा। मेरे से ज्यादा ज्ञान थोड़ी है इसको, है इसे मेरे से ज्यादा है कि इसको ज्ञान? हाँ तो उधर पीछे बैठ जा। बात में ये मुद्दा ज्यादा चल रहा है ना? समलैंगिक विवाह वाला, सावधानियां रखनी पड़ती है, पता चला क्लास में। नोट कर लिया? इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उनको भी देखना थोड़ा साथ में, इनको क्लास में तो सोल्व करेंगे लेकिन साथ के साथ आप लोग भी थोड़ा देख लेना इसको। अच्छी बात है, गलत क्या है इसमें?
चलो, तो इसके अंदर अगर देखें फ्लैट फैन, होलोकोन, सॉलिड और जेट नोजल, डिफरेंट टाइप के नोजल्स है और इनका डिफरेंट यूज है ना, वो यूज आपको याद रखना है कौन सा किस यूज आता है। अब अगर नैपसेक स्प्रेयर में अगर बात करें तो ये स्प्रेयर उन्हीं क्रॉप के यूज होता है जिनकी हाइट क्या हो 2.5 मीटर तक हो सकती है। इससे अगर ज्यादा हाइट है तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फुट स्प्रेयर या रोकर स्प्रेयर का यूज करना पड़ेगा। प्रेशर जनरेटेड 3 to 4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो फ्लूइड या लिक्विड होता है बाहर स्प्रे किया जाता है। कैपेसिटी की इसकी बात करें 1 हेक्टेयर ये सॉरी अपने 1 हेक्टेयर पर डे इसकी कैपेसिटी है, मतलब एक स्प्रेयर से एक इंसान एक दिन के अंदर 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी अगर देखें तो वो मैंने पहले ही बता दिया आपको 10 to 16 लीटर होती है इसकी, ठीक है। तो ये प्रेशर और ये अपने टैंक कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादा हाइट वाली क्रॉप है तो फिर आपको फुट स्प्रेयर या रोकर स्प्रेयर का यूज करना पड़ेगा। आप में इंग्लिश मीडियम का है कोई बच्चा, सब हिंदी मीडियम के? हिंदी मीडियम, ये थोड़ी समस्या रहेगी ना आपको, उसके लिए कर कुछ नहीं सकते, थोड़ा इंग्लिश में सुधार कर सकते, और दूसरा उपाय नहीं है इसका। कारण कि वैसे तो सब कुछ हिंदी में चल रहा है, लेकिन जो आपको लिखाया जाएगा वो इंग्लिश में लिखाया जाएगा, तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जाम है वो पूरा इंग्लिश में ही आएगा, उसमें तो हिंदी आती नहीं प्री पीजी में, तो वो हिंदी नहीं आती तो फिर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप क्लास के अंदर पूछ लेना, बाकी पढ़ने का थोड़ा काम इंग्लिश में रहेगा आपके, है ना। अभी तक तो हो सकता है आपने हिंदी में पढ़ा हो, लेकिन अब भूल जाना। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से मीडियम से, बोलना इंग्लिश मीडियम से, हिंदी का नाम ही नहीं लेना, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश मीडियम से। चलो ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर अपने पढ़े। उसके बाद में हैंड रोटरी डस्टर आते हैं, एक ही डस्टर ज्यादातर काम में आता है, डस्टिंग करने के काम में आता है। पहले ये बहुत बड़े साइज का आता था, अभी तो छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा छोटा सा आता है ना। इसकी अगर अपने यूज की बात करें तो डस्टर काम आता है, जो सॉलिड फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे ग्रेनुलर फॉर्म में है कोई या पाउडर फॉर्म में है, तो उनको डस्टिंग करने के लिए इनको यूज में लिया जाता है, यानी छिड़काव करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर अगर देखें अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होपर उस पार्ट को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पाउडर भरा जाता है ना, लिक्विड भरा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने 1/3 पार्ट इसका खाली छोड़ा जाता है। क्यों?
जो ऊपर होता है उसका 1/3 पार्ट या 1/4 पार्ट होता है वो खाली छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। बेसिकली ये क्या काम करता है, वैक्यूम पे ही काम करता है ये, ठीक है। अगर मान लो इसमें ये पहले तो इस टाइप का आता था बड़े साइज का, अभी तो ऐसे छोटा सा आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट है इसके अंदर तो क्या होगा, जो पाउडर है या डस्ट है वो भरी जाएगी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी लगभग 6 किलोग्राम के आसपास होती है, लेकिन इसको पूरा नहीं भरा जाता, इसका अपने 1/4 या 1/3 पार्ट होता है वो खाली रखा जाता है, ठीक है। वो खाली इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके बाद में ये नीचे क्या है, इस जगह पर इस प्रकार से एक ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ पर ब्लोअर मतलब एक फैन लगा हुआ है यहाँ पर, और इस फैन को हैंडल के थ्रू चलाया जा रहा है। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर है कुल मिला के। ऐसी दो बॉक्स है इसके अंदर, एक ऊपर का बॉक्स है जिसमें डस्टिंग अपने पाउडर भरा जा रहा है, और एक नीचे का अपने बॉक्स है जिसके अंदर एक फैन लगा हुआ है, इस प्रकार का फैन लगा हुआ है, और इस फैन को हैंडल के थ्रू चलाया जाता है, ठीक है। इसको आगे अपने चेस्ट के आगे बांध के और इसको चलाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जो ऊपर का बॉक्स है, इस ऊपर के बॉक्स के अंदर तो डस्टिंग भरी जाती है, लेकिन ये दोनों बॉक्स आपस में एक यहाँ से एक अपने और एक छेद होता है जिससे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं। अब यहां से क्या होगा, जब इस हैंडल को आप चलाएंगे तो यहाँ ये साथ में क्या होता है, एक लांस लगी होती है जो क्या करती है, इसको बाहर फेंकने का काम करती है, ठीक है, पाउडर को। अब इसको जब रोटेट करेंगे अपने, तो इससे क्या होगा, इस एरिया के अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, है ना। वैक्यूम जनरेट होगा तो इससे क्या होगा, ये ऊपर से जो डस्ट या पाउडर भरा हुआ है ये वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ऊपर से वापस नीचे की तरफ आएगा, और यहां से ये फैन क्या करेगा, इसको अपने पाइप के थ्रू बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहां पर इसको क्या चाहिए, एयर चाहिए, थोड़ी यहां एयर होनी चाहिए। अगर आपने इसको फुल कर दिया ऊपर तक तो इसमें एयर नहीं बनेगी, और एयर नहीं बनेगी फिर क्या होगा, अपने काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या होता है, 1/3 पार्ट इसका खाली छोड़ा जाता है और अपने 3/4 पार्ट इसका भरा जाता है लगभग, है ना। तो इसमें आपको ये इस प्रकार का होज बोलते हैं इसको, यहाँ से ये अपने पाइप लगी होती है और इसके बाद में इस टाइप का ये नोजल है, सिंपल सा, वो कोई कुछ नहीं होता, छोटा सा आता है, आगे चेस्ट के बांध के इसको यूज किया जाता है। डस्ट इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आता है अपने स्प्रे पार्टिकल साइज आता है, ये आपको याद रखने, पार्टिकल साइज तो नहीं बोलेंगे, ड्रॉपलेट साइज बोलेंगे ना, ड्रॉपलेट साइज करना कि स्प्रे ड्रॉपलेट साइज क्या होंगे। ड्रॉपलेट साइज, ड्रॉपलेट साइज यानी जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे किस फॉर्म में है, वो वेपर के फॉर्म में हो सकती है, वो स्मोक हो सकती है, फोग हो सकती है, मिस्ट हो सकती है, फाइन स्प्रे, कोर्स स्प्रे, डस्ट, ग्रेन्यूल्स। यानी जो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर रहे हैं, वो स्प्रे कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल या उसके ड्रॉपलेट का साइज क्या होगा, उस साइज के बेस पे उस साइज को आपको याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो वेपर फॉर्म में स्प्रे कर रहे हैं अपनी, या जो अपने स्प्रे कर रहे हैं वो वेपर फॉर्म में प्लांट के ऊपर जा रही है, तो उसमें पार्टिकल साइज कितना होगा। अगर कोई स्मोक के फॉर्म में है तो उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, फोक के फॉर्म में तो उसका क्या होगा, और मिस्ट, फाइन, कोर्स और डस्ट, ग्रेन्यूल्स, इनके पार्टिकल साइज या ड्रॉपलेट साइज क्या रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ सॉलिड फॉर्मुलेशन भी है, तो वहां पर आप अपने ओब्लिक करके इसको लिख सकते हैं, मतलब पार्टिकल ओब्लिक ड्रॉपलेट। यानी अगर लिक्विड है तो ड्रॉपलेट यूज होता है, सॉलिड है तो पार्टिकल्स यूज होगा। जैसे यहाँ पर डस्ट है, ग्रेन्यूल्स है, तो उनके लिए पार्टिकल फॉर्म यूज हो, पार्टिकल वर्ड यूज होगा, और बाकी जो अपने लिक्विड फॉर्म में है तो उनके लिए ड्रॉपलेट वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसका पार्टिकल या ड्रॉपलेट साइज क्या होता है, तो वेपर का साइज होता है वो 0.001 से कम होता है। वहीं स्मोक की बात करिए 0.001 से 0.1 होता है। फोक का 1 to 50, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। मिस्ट की अगर बात करिए 51 to 150 होता है। फाइन स्प्रे का 100 to 400, कोर्स स्प्रे का मोर देन 400, और डस्ट का 1 to 40, और ग्रेन्यूल्स का होता है 250 to 2400। ये पार्टिकल साइज आपको पता होनी चाहिए, इनके पार्टिकल साइज कितने होते हैं, और ये पार्टिकल साइज किसमें है, म्यू माइक्रोन या माइक्रोन की फॉर्म में है। मिस्ट का हिंदी क्या होता है, धुंध बोलते हैं। फोक को क्या बोलते हैं, कोहरा, सही होगा ना, हो सकता है
भैया मेरे को आइडिया नहीं है इसका हिंदी का ना, हम तो इंग्लिश में याद रख लिया। इंग्लिश में याद रखो ना, हिंदी में क्यों याद रख रहे हो? कितना आसान नाम है मिस्ट। धुंध और कोहरा तो दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, वैसे ही धुंध होता है वैसे ही कोहरा होता है, इसलिए मिस्ट और फॉग अलग अलग, ये थोड़ा याद रखना है। फॉग का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया, एग्रीकल्चर एग्जाम में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही आता है, फॉग का पार्टिकल साइज क्या होता है, तो 1 to 50। स्मोक को क्या बोलते हैं? धुआं। स्मोक तो धुआं होता है। वेपर, वाष्प। इनके लिए अपने हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर इस फॉर्म में अगर आपको कोई केमिकल स्प्रे करना है तो उसके लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बाकी में गैसियस एनर्जी यूज होती है और किसी में हाइड्रोलिक एनर्जी भी यूज होती है, जिसमें अपने पंप से स्प्रे कर रहे हैं, जिसे आते हैं कोर्स साइज फाइन स्प्रे आता है। इनके लिए क्या करते हैं, फाइन स्प्रे या कोर्स स्प्रे आता है, इसके लिए बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी यूज होती है। मतलब पानी का प्रेशर होता है, उसी पंप से पानी के ऊपर प्रेशर डाला है, हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको, है ना। एक होता है थर्मल एनर्जी होती है, जिसमें हीट जनरेट करके, जैसे स्मोक है, वेपर है, फोग है, इनको इस टाइप के अपने पार्टिकल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थर्मल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, हीट एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो भी एक्सरसाइज शीट निकालो सभी अपनी, जैसे इसके पास है वो निकालो। कहाँ है? आप लोग लेके नहीं है भैया? कल तो बोला था तुम्हें एक्सरसाइज शीट लानी। हाँ निकालो, किस किस के पास है, किसके पास नहीं है वो बताओ पहले। आपके नहीं है नहीं है, और इधर तो भी नहीं है, तेरे पास भी किसी के पास नहीं है, तुम्हारे एक बच्चे के पास है उसके पीछे। अब एक से कैसे करोगे तुम? बाकी आगे नहीं है ना, ये माशे ऐसे ही आए हुए हैं उठ के। तू इतने दिन कहाँ गए बता, वो दिनों से आया था। अच्छा एग्जाम चल रहे थे, हो गए एग्जाम? फोर्थ ईयर में एग्जाम होते हैं क्या? अच्छा अच्छा, थर्ड ईयर के चल रहे तेरे तो। हाँ हो गए अब खत्म, अब तो डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में। रावे में जाना पड़ता है क्या? कहाँ है रावे? वडगांव तो पास में ही है, अप डाउन करता है। हाँ तो फिर क्लास में आ जाए कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो एक्सरसाइज शीट में अपने आईपीएम वाला पार्ट निकालो जिसके पास भी है। कल तो लेके ही आनी है सभी को, पहले को आप भी आज ले लेना कोशिश करके। 1 नंबर विंडो से मिलेगा ना, इधर बाहर विंडो है, 1 नंबर विंडो से मिल जाएगी। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन कल क्लास में आने से पहले पहले ले लेना। चलो इसके अंदर आईपीएम वाला पार्ट निकालो, और आईपीएम के अंदर हाँ वो तो कंप्लीट कर लिया होगा ना आपने। हाँ तो आईपीएम करो ना, कल करके लाना। लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको घर जाने के बाद मन नहीं करता पढ़ने का। तो इसमें स्टार्टिंग के जो अपने कल्चरल, मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल है उसके क्वेश्चन देखो। सबसे पहले 10 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, मतलब 341 से 350 तक। जल्दी से सॉल्व करो इसको। रीडिंग लगानी है थोड़ी सी, कोशिश करके इसकी रीडिंग लगनी चाहिए। ये कहां से आई सीट? मिली? चलो शुक्र है मिली तो सही। पढ़ना आना चाहिए, ये एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आपको साथ में जिस भी साथी की सीट है, आपके पास है सीट इधर, ठीक है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा? पेस्ट पॉपुलेशन एट विच कंट्रोल मेजर्स हैज टू इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब लागू करना चाहिए, है ना। हाँ तो इसके अंदर आएगा ईटीएल। ईटीएल की फुल फॉर्म इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वेरी गुड। उसके बाद में पेस्ट पॉपुलेशन दैट प्रोड्यूस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंट डैमेज। क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, ऐसे लिखवाया नहीं है डायरेक्ट मैंने, लेकिन आंसर कर सकते हो आप इसका। यानी जहां पर कोई इंसेक्ट क्रॉप में डैमेज कर रहा है, उस डैमेज की कॉस्ट और उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने की कॉस्ट दोनों इक्वल हो।
वो कौन सा लेवल होगा? जनरल इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा? जनरल इक्विलिब्रियम तो EIL होगा। ये क्या होगा? EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अपने बोलते हैं कि कोई भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से अगर क्रॉस कर जाती है तो वहां पर अपने को इकोनॉमिक लॉस होना चालू हो जाएगा। मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक तो अपने ना तो लॉस हो रहा है ना फायदा हो रहा है ना, क्योंकि इंसेक्ट डैमेज कर रहा है, उसके बराबर अगर अपने केमिकल स्प्रे करेंगे तो वो उतना ही कॉस्ट आएगी, उतना ही डैमेज हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ऊपर पॉपुलेशन जा रही है तो वो अपने क्या करेगी? इकोनॉमिक लॉस करेगी। तो अगर जहां पर कॉस्ट अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ डैमेज दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 343 पढ़ो। ऑनलाइन वाले बच्चे भैया एक्सरसाइज शीट जरूर सॉल्व करना। अगर आपको एक्सरसाइज शीट नहीं मिल रही है तो आपको नंबर दे रखे उन मोबाइल नंबर पे कॉल करना। अपलोड हो चुकी है शीट, आपके उसमें ऐप में मिलेगी। क्या बोल रहा है? यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज इन द IPM इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल कंट्रोल होगा। हाँ, कल्चरल टेक्निक्स होती है जिसमें क्या करते हैं? अपने कल्चरल एक्टिविटी होती है उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं। कल्चरल एक्टिविटी जो क्रॉप ग्रो करने से पहले फील्ड प्रिपरेशन से लेके क्रॉप हार्वेस्टिंग तक के बीच की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। जिसमें अपने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन, जिसमें अपने पढ़ा इंटरक्रॉपिंग, जिसमें पढ़ा ट्रैप क्रॉपिंग, ये सब जितने भी जिसमें अपने सोविंग के टाइम में चेंज किया, जिसमें फर्टिलाइजर्स की कंपेटेबल मैनर में यूज किया, वो सब क्या आते हैं? कल्चरल टेक्निक्स होती है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नोट ए कल्चरल प्रैक्टिस कि इनमें से कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है। देखो, क्रॉप रोटेशन होता है कल्चरल टेक्निक है, ठीक है। रेपिंग, हाँ, इंटरक्रॉपिंग और ट्रैप क्रॉपिंग ये भी है। टाइम ऑफ सोविंग और हार्वेस्टिंग ये भी है। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग नहीं है। किस प्रकार का हैंड पिकिंग? मैकेनिकल होता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना है कि हैंड पिकिंग या हाथों से इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने खत्म करना क्या होता है? मैकेनिकल होता है, यानी यांत्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट स्प्रेशन? मैकेनिकल कंट्रोल नहीं है क्रॉप रोटेशन ना। ऊपर आप देखा आपने, क्रॉप रोटेशन किसके अंदर है? कल्चरल के अंदर आता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, मैंगो के ऊपर स्टिकी बैंड, ट्री के स्टेम के ऊपर जो अपने रेप करते हैं तो उसको किसके लिए करते हैं? मिलीबग के लिए, जिसको अपने ट्री बेंडिंग बोला था। स्टेम बेंडिंग या ट्री बेंडिंग या स्टेम बेंडिंग बोला था। मिलीबग के लिए यूज लेते हैं। अब यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगो का मिलीबग एक की एग लेइंग कहां होती है? मैंगो मिलीबग की एग लेइंग कहां होती है? सिंपल सी बात है, सॉइल में होती है ना। हाँ, IPM लगभग कंप्लीट है भैया ना, छोटा सा पार्ट बचा है, वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलीबग, मिलीबग के लिए करते हैं। लेकिन मिलीबग की क्यों करते हैं? क्योंकि मिलीबग की जो एगलिंग होती है वो सॉइल में होती है, और वो डैमेज करने के लिए कहां चढ़ना पड़ेगा? आम के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं वो सीढ़ी लगा ले या उड़ के चला जाए, उड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि मिलीबग होते हैं उसमें नीफ होते हैं, उसमें विंग्स होते ही नहीं, और एडल्ट में भी नहीं होते मिलीबग के अंदर। तो सिर्फ मेल में होते, फीमेल में, एडल्ट में भी नहीं होते। और मेल इंसेक्ट वैसे भी डैमेज नहीं करता, उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी रहती है। बेसिकली फीमेल्स ही होती है। तो फीमेल होती है तो वो क्या करती है? अपने प्लांट के ऊपर चढ़ नहीं पाती, वो क्रॉल करके ही चढ़ेगी, चल के जाएगी। तो वो स्टेम के ऊपर अगर आप ट्री बेंडिंग करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम आता है। मिलीबग की एगलिंग सॉइल में होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट बढ़ो। 4347। हाँ, इन मस्टर्ड अर्ली सोविंग इज डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट? हाँ, एफिड के लिए होगा, बिल्कुल सही है, एफिड के लिए करते हैं। और भी किसी के लिए करते हैं अर्ली सोविंग? और कोई इंसेक्ट के लिए अर्ली सोविंग करके कौन से इंसेक्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे मस्टर्ड की करते हैं तो एफिड से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार सोरगम की अर्ली सोविंग करते हैं, किसके लिए? हाँ, सोरगम शूट फ्लाई के लिए। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता, लिखवाया हुआ है आपको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रैक्टिस फॉर पेस्ट स्प्रेशन?
इनमें से कौन सी विधि यांत्रिक प्रबंधन में नहीं आएगी? इतना टाइम कैसे लग रहा है? देखो, इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल या यांत्रिक विधि नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है बेंडिंग ऑफ मैंगो ट्री, बिल्कुल ये तो यांत्रिक ही है। यूज ऑफ टीन बैंड इन कोकोनट टू प्रिवेंट रेट डैमेज, चूहों के नियंत्रण के लिए जो नारियल के पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ टीन की बेंडिंग करते हैं, मतलब जो लोहे के डिब्बे आते हैं जिनमें ऑयल आता है उनको काट के उनको क्या कर देते हैं, स्टेम के ऊपर लपेट देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, चूहे उसको डैमेज नहीं करते। कोकोनट के अंदर है ना, वो भी मैकेनिकली क्या कर रहे हैं उसमें, वो अपने रेपिंग कर रहे हैं ना उसकी। और उसके साथ में फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यूज ऑफ आयरन हुक टू रिमूव द राइनोसरस बीटल, ये भी अपने लिखवाया था, मैंने बोला था आयरन हुकिंग बोला था ना अपने। हुकिंग किसके लिए करते हैं? राइनोसरस बीटल के लिए, क्योंकि राइनोसरस बीटल कहां करती है, स्टेम में बोर करेगी तो वहां पर हुकिंग मतलब कुछ वायर डाल के उसको अंदर खत्म कर दिया जाता है, तो वो भी मैकेनिकल हो गया। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है फ्लूडिंग ऑफ फील्ड टू मैनेज व्हाइट ग्रेप एंड टर्माइट। फ्लूडिंग यानी इरिगेशन, तो इससे अपने बोला था कि इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर क्या होगा, अगर आपने पानी भर दिया खेत में, हाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जो सॉइल पोर होंगे वो सब हाँ पानी से भर जाएंगे, तो वहां ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो इंसेक्ट मरेंगे, खत्म होंगे। तो ये एक कैसा टेक्निक है, ये तो कल्चरल टेक्निक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Digging of trench around the field is useful to protect the pest. डिगिंग मतलब खाई खोदना, हाँ खेत के चारों ओर खाई खोदकर कौन से कीट का प्रबंधन करते? कातरा के अलावा, दीमक का नहीं, लोकस्ट का, टिड्डी का, है ना। हाँ तो इसमें फिर एक और दिया हुआ है, ग्रासों पर भी दिया हुआ है। अब ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दीज ही जाएगा, है ना। बेसिकली ग्रासों पर है, ग्रासों पर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ो 350 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा था, इफिशियंसी ऑफ फिरोमोनल एक्शन डिपेंड ऑन, यानी फिरोमोन्स जो आपने फील्ड के अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो फिरोमोन्स आपने फील्ड के अंदर इंस्टॉल किए उसकी इफिशियंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी उसकी कार्य क्षमता किस पे निर्भर करेगी, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये किस पे निर्भर करेगा। वोलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड, वोलेटिलिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी मतलब वाष्पीकरण बोलते हैं वोलेटिलिटी शायद, हाँ नहीं बोलते। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि वो कितनी जल्दी हवा में फैलता है ना, वो वोलेटिलिटी है उसकी। तो वो जितनी ज्यादा होगी तो फिरोमोन इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये भी सही है, वोलेटिलिटी उसको करेगी। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी इन एयर, यानी हवा में वो कितने टाइम तक स्टेबल रह रहा है। एक तो होता है कि आपने कोई, जैसे मान लो कोई परफ्यूम है, नॉर्मल परफ्यूम को स्प्रे किया, अब हवा में जल्दी खत्म हो जाता है कई तो, लेकिन कई का हवा में बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं, तो वो भी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी है ना हवा के अंदर, तो उसका असर ज्यादा टाइम तक रहना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। तीसरा बोल रहा है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कितनी कंसंट्रेशन के अंदर वो हवा के अंदर डिफ्यूज हो रहा है ना, हवा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन, कितनी सांद्रता में वो अपने स्त्रावित हो रहा है, एक प्रकार से उसकी गंध कितनी सांद्रता में फैल रही है हवा के अंदर, वो भी एक प्रकार से इसके लिए जरूरी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, तो ये 350 का सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफिशियंसी के लिए, यानी उसकी कार्यक्षमता के लिए कोई भी फिरोमोन की। नेक्स्ट बोल रहा था नेशनल सेंटर फॉर आईपीएम, लिखवाया हुआ है ना, ये तो नहीं लिखवाया था, फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, देखो नहीं लिखवाया फर्स्ट क्लास में। एनसीआईपीएम कर लो, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली करो, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्रैप क्रॉप से, मैच करना आपको, ट्रैप क्रॉप बतानी है। अफ्रीकन टॉल मेरीगोल्ड किसके लिए,
मैरीगोल्ड किसके लिए ट्रैप क्रॉप के यूज होता है? मैरीगोल्ड मतलब गेंदा। कौन से इंसेक्ट के लिए ट्रैप क्रॉप में यूज करेंगे? इंसेक्ट पूछ रहा है, ये तो याद होना चाहिए तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ टोमेटो में जरूरी नहीं है, कोई भी क्रॉप में पूछ ले। आपसे तो इतना पूछा है कि ये ट्रैप क्रॉप है, ये कौन से इंसेक्ट के लिए काम आ रही है। वो क्रॉप तो मेन क्रॉप कोई भी हो सकती है, आपसे तो ट्रैप क्रॉप पूछा है। तो मैरीगोल्ड तो सीधा सा आपने पढ़ा था हेलिकोर्पा के लिए यूज होती है। अब हेलिकोर्पा कॉटन में भी आ सकता है, हेलिकोर्पा तो टोमेटो में भी आ सकता है, हेलिकोर्पा ग्राम में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो वो तो आपसे तो डायरेक्ट पूछ रहा है ट्रैप क्रॉप बताओ आप, तो मेन क्रॉप तो पूछ ही नहीं रहा, उससे जरूरी नहीं है, मेन क्रॉप तो कोई भी हो सकती है। जब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो इंसेक्ट के नाम के साथ में आता है, कोई भी इंसेक्ट का नाम देंगे कि इस इंसेक्ट के लिए कौन सी ट्रैप क्रॉप काम मिलेंगे। वो ट्रैप क्रॉप तो कोई भी क्रॉप में ले सकते हो आप, मेन क्रॉप कोई भी हो सकती है आपकी, पॉलीफेगस इंसेक्ट भी होते हैं, बहुत सारी क्रॉप में लगते हैं। तो इसके लिए मैरीगोल्ड के तो किसके लिए काम आता है? हेलिकोर्पा के लिए काम आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है मस्टर्ड, जूते पढ़ेंगे। हाँ प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला बोले तो डीबीएम, डायमंड बेक मॉथ। मस्टर्ड, मस्टर्ड जो ट्रैप क्रॉप में यूज होती है वो गोभी की फसलों में डीबीएम के लिए यूज होती है। चलो केस्टर बताओ अगला, केस्टर मतलब अरंडी, किसके लिए यूज होती है? कौन से कीट के लिए? केस्टर यानी अरंडी कौन से कीट के लिए काम आते हैं? पढ़ नहीं रहे हो भैया तुम, बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। अब नए बच्चे बैठे ये सोच रहे होंगे इन्होंने पूरा कोर्स कर लिया, इनको ही कुछ नहीं आता तो हमें कहां से आएगा। ठीक है बराबर ही है, इसे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है बोले है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसे घबराना नहीं है ना कि हमने लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने पहले किया वो भी कुछ नहीं है, ऐसे ही है। चलो तो केस्टर की अगर बात करिए स्पोडोप्टेरा लिटूरिया के लिए काम आती है, तमाकू की सुंडी बोलते हैं, टोबैको कैटरपिलर के लिए केस्टर अरंडी की फसल काम में ली जाती है ट्रैप क्रॉप के रूप में। पढ़ नहीं पाई इसलिए तो कल आईपीएम का रिवीजन करके आना। फिर सोयाबीन, सोयाबीन लेते हैं लीफ माइनर के लिए, किसके लिए? लीफ माइनर के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। हाँ ठीक है, तो कल कुल मिलाकर रिवीजन करके आना आईपीएम का। आईपीएम लगभग कंप्लीट है, छोटा सा पार्ट बचा है, कल डिस्कशन कर लेंगे। तो कल सब बच्चे आईपीएम पढ़ के आएंगे, अपने ये शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ के आओगे तब भी करेंगे, और कोशिश करके खुद भी करके आना।